गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजेश्वरी देवी राठौर। आज हम ले रहे हैं 1929-30 की आर्थिक मंदी। विश्व इतिहास का जो पेपर 2 है हमारा, उसका टॉपिक ले रहे हैं हम 1929-30 की आर्थिक मंदी। पहले हम ले रहे हैं भूमिका। यद्यपि 1929 तक अंतर्राष्ट्रीय वातावरण सुधर गया था, तथापि अभी तक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का अभाव था। प्रत्येक देश में राजनीतिक राष्ट्रीयता के साथ साथ आर्थिक राष्ट्रीयता का जोर था। प्रत्येक राज्य ने ऊंचे ऊंचे आयात कर लगाकर अपने यहाँ दूसरे देश के माल के आने पर रुकावट लगा रखी थी और व्यापार की स्वतंत्रता बहुत कम हो गई थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि 1929 में आर्थिक मंदी प्रारंभ हो गई, जो 1934 तक रही। अब हम लेंगे आर्थिक मंदी का स्वरूप। पहला है न्यूयॉर्क के बैंकों का दिवाला निकलना। 1929 के अक्टूबर में न्यूयॉर्क के बैंकों का दिवाला निकल गया और साहूकारों का बहुत सा धन डूब गया। इससे उन देशों को ऋण मिलना बंद हो गया जो उससे निरंतर ऋण लेकर ही अपना कार्य चला रहे थे। दूसरा है मूल्यों का तेजी से कम होना। इस घटना का प्रभाव संसार के मूल्यों पर पड़ा। अमेरिका ने 1930 में भारी मात्रा में आयात कर लगाकर विदेशी माल के आयात पर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया। परिणामतः संसार में मूल्य गिरने लगे और 1930 तक 1928 की अपेक्षा वस्तुओं का मूल्य आधा रह गया। नेक्स्ट है आर्थिक अव्यवस्था और बेकारी। मूल्यों के तेजी से गिरने से सभी देश प्रभावित हुए, लेकिन जो देश ऋण लेकर काम चला रहे थे उनकी अर्थव्यवस्था तो छिन्न भिन्न हो गई। पूंजी तथा मुद्रा की कमी हो गई, कारखानों में घाटा होने लगा, लाखों मजदूर बेकार हो गए, विदेशी व्यापार घट गया और सरकार को अपना बजट पूरा करना कठिन हो गया। 1932 तक जर्मनी में बेकारों की संख्या 56 लाख तक पहुंच गई। अन्य देशों की भी यही दशा हो रही थी। प्रोफेसर देवेंद्र सिंह चौहान लिखते हैं कि इस आर्थिक मंदी के फलस्वरूप संपूर्ण यूरोप एवं विश्व की अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। सारे विश्व में क्रय शक्ति का ह्रास होने लगा, जिसके फलस्वरूप कीमतों में व्यापक गिरावट आई और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निम्न स्तर पर पहुंच गया। तो ये था आर्थिक मंदी का स्वरूप। अब हम लेंगे आर्थिक मंदी के कारण। पहला है संसार के विभिन्न देशों में सोने की कमी। युद्ध काल में अमेरिका के व्यापार ने अभूतपूर्व उन्नति हुई थी। उसने इस काल में दूसरे राष्ट्रों को अपार ऋण दिया था। इस ऋण का भुगतान अधिकतर सोने में ही हो रहा था। फ्रांस को क्षतिपूर्ति की राशि का अधिकांश भाग मिल रहा था और वह भी उसे सोने में प्राप्त कर रहा था। इस कारण युद्धकालीन ऋण और क्षतिपूर्ति के कारण संसार का सोना संयुक्त राज्य अमेरिका तथा फ्रांस में जमा हो रहा था। इससे संसार में सोने की कमी हो गई। सोने की कमी से विभिन्न देशों की मुद्रा के मूल्य में वृद्धि हुई और माल का मूल्य गिर गया, जिसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बड़ा अनिष्टकारी प्रभाव पड़ा। दूसरा है उत्पादन के तरीकों में निरंतर वैज्ञानिक उन्नति। उत्पादन के तरीकों में हो रही निरंतर वैज्ञानिक प्रगति को भी आर्थिक मंदी का एक कारण बताया गया। इसके कारण एक और तो औद्योगिक तथा कृषि संबंधी उत्पादन आवश्यकता से बहुत अधिक बढ़ गया, जिसका कोई खरीदार नहीं था। दूसरी ओर कारखानों में मशीनों का प्रयोग होने से कम मजदूरों से काम होने लगा, जिससे असंख्य मजदूर बेरोजगार हो गए और उनके खरीदने की सामर्थ्य कम हो गई। नेक्स्ट अगला कारण है तीसरा आर्थिक राष्ट्रीयता का उत्कर्ष। आर्थिक संकट का एक अन्य कारण यह बताया जाता है कि युद्धोत्तर काल में आर्थिक राष्ट्रीयता के अत्यधिक प्रभाव के कारण विभिन्न देशों में स्वदेशी वस्तुओं को ही खरीदने और बाहर से आने वाली वस्तुओं के प्रयोग को कम करने की प्रवृत्ति बढ़ रही थी। विदेशी वस्तुओं की मात्रा नियत एवं मर्यादित हो रही थी तथा अन्य अनेक प्रकार के नियंत्रण लगाए जा रहे थे, जिससे यूरोप की आर्थिक शक्तियों का विदेशी व्यापार कम हो रहा था और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्षति पहुंच रही थी। नेक्स्ट अगला कारण है यांत्रिक उत्पादन में यूरोप के एकाधिकार का समाप्त होना। युद्धोत्तर काल में यांत्रिक उत्पादन में यूरोप का एकाधिकार नहीं रहा था। युद्ध काल की कठिनाइयों के कारण जापान, भारत तथा ब्रिटिश डोमिनियन के सदस्य देशों ने फ्रांस, जर्मनी तथा इंग्लैंड आदि देशों से इन्हें खरीदने के स्थान पर स्वयं अपनी आवश्यकता की बहुत सी वस्तुएं बनाना प्रारंभ कर दिया था।
इस समय रूस तथा कनाडा आदि देश सस्ता अन्न उत्पन्न कर रहे थे। यूरोप के देश इन मूल्यों में उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। नेक्स्ट अगला कारण है पूर्वी यूरोप के देशों में औद्योगिक माल की मांग का कम होना। पूर्वी यूरोप, रोमानिया, बल्गारिया, हंगरी, पोलैंड, यूगोस्लाविया के लोग अपने खेतों की उपज को बाहर भेजकर जीविका चलाते थे, परंतु उत्पादन का व्यय अधिक था और इस कारण पुराने पैमाने पर अपना माल बाहर नहीं बेच सकते थे। अतः वे बाहर से भी माल कम खरीद सकते थे, क्योंकि उन्हें बाहर के माल पर भारी कर लगाना पड़ता था। इसका प्रभाव यूरोप के उद्योग प्रधान देशों पर बहुत बुरा पड़ा, क्योंकि वे इन्हीं देशों में अपना माल बेचने की आशा करते थे। नेक्स्ट अगला कारण है छठा कारण, यूरोप का ऋणग्रस्त होना। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप ऋण लेकर अपना काम चला रहा था। एक अनुमान के अनुसार जर्मनी ने डाविस योजना के कार्यान्वित होने के बाद 1924 से 1929 तक की अवधि में विदेशों से 90 करोड़ पाउंड ऋण लिया था, जिसमें अधिकांश अमेरिका से प्राप्त हुआ था। इन 5 वर्षों में उसने कोई 50 करोड़ पाउंड का भुगतान क्षतिपूर्ति में किया था और 40 करोड़ पाउंड की उसे बचत हुई। इस प्रकार 1929 तक जर्मनी समृद्धि की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन इसका आधार विदेशों से प्राप्त ऋण था। लेकिन आर्थिक राष्ट्रवाद के प्रभाव में अमेरिका वालों ने अपनी संपत्ति अपने देश के ही व्यवसायों में लगाना प्रारंभ कर दिया था और अब वे रुपया बाहर नहीं लगा रहे थे। नेक्स्ट अगला कारण है वॉल स्ट्रीट का आर्थिक संकट। अक्टूबर 1929 में अमेरिका के प्रसिद्ध शेयर बाजार वॉल स्ट्रीट में अचानक शेयरों का मूल्य 50 अरब डॉलर तक गिर गया, जिससे 16 अरब डॉलर की हानि हुई। बहुत सी कंपनियों और धनिकों का दिवाला निकल गया, सट्टेबाज बेकार हो गए। ऐसी स्थिति में अमेरिका ने यूरोपीय देशों को ऋण देना बंद कर दिया, जिससे यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न या अस्त व्यस्त हो गई। इस प्रकार अमेरिका के शेयर बाजार के पतन ने आर्थिक संकट को व्यापक बना दिया। तो ये था 1929-30 की आर्थिक मंदी या महामंदी और उसके स्वरूप और कारण। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको आर्थिक महामंदी के परिणाम बताऊंगी कि आर्थिक मंदी से विश्व में क्या परिणाम पड़े।